तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट में जैसे लास्ट एंड फाइनल पार्ट हार्डली 10 मिनट का होने वाला है। वैसे तो हम लास्ट वाले पार्ट में भी ख़त्म कर सकते थे, बट वो 32 मिनट का लेक्चर हो गया था, उससे ज़्यादा देखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस टॉपिक में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो वो 3 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, MCQ में भी आ सकता है। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि यू शुड रिमेंबर दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आप उसको कहीं पे भी चेप सकते हो। मन आए तो इकोनॉमिक्स में लगा दो, मन आए तो आप उसको बेसिकली जियोग्राफी में लगा सकते हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अब हम जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं इस पिक से बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं PPT बना रहा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो मूवी आई वो थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत शानदार मूवी है, अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ देखिएगा। देखिए इसमें ना ये जो पर्सन है दैट्स कॉल्ड द ऋतिक रोशन। ओके, वन सेकेंड, आई नीड टू टेक माई पेन फर्स्ट एंड ओके। तो इसमें जो पर्सन होता है ना ऋतिक रोशन, वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करता है। ही इज़ द इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर की भी जॉब इकोनॉमिक्स से थ्रू लगती है। इसका काम क्या होता है कि सिंपली सिंपली लोगों के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। तो इसका ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ पंगा होता है, अपनी होने वाली वाइफ के साथ में। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उससे एक बात बोलती है कि कबीर यू शुड नो वन थिंग, कि जो जॉब है वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी लाइफ नहीं, है ना। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ एस्पेक्ट कि उसमें जॉब के साथ में अलग अलग चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो सेम चीज़ आप किस में भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, समझ के चलो कि आपने सिंपली और सिंपली कहीं पे भी जाके पढ़ाई शुरू कर दी, है ना। अब जब आपने पढ़ाई शुरू की तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो पढ़ाई है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, पूरी तरीके से लाइफ नहीं है, है ना। आज की डेट में मैंने कुछ रील्स ऑब्जर्व की जहाँ पे जब भी IIT या नीट का रिजल्ट आता है तो जो बच्चे होते हैं ना वो टॉपर्स को पॉइंट आउट करते हैं। उनके डांस करने के तरीके, उनके बात करने के तरीके को, वो शायद इतने सोशल नहीं है, आगे जाके हो जाएंगे। बट आप जब स्टडी करें तो किस चीज़ के एवज में कर रहे हो, है ना, किस बिहाव पे कर रहे हो, किस चीज़ को दाव पे लगा के कर रहे हो। तो डेवलपमेंट में अभी तक जो आपने पढ़ा वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट पैसे की बात नहीं है, इक्वलिटी भी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, डिग्निटी भी होनी चाहिए। फिर हमने नेशनल इनकम की बात की। नेशनल इनकम के बाद में हमने पर कैपिटा इनकम की बात की। पर कैपिटा इनकम के बाद में हमने अलग अलग क्राइटेरिया देखे। हमने हरियाणा का एग्जाम्पल देखा था, हमने केरला का एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा थी और केरला की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम थी। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक फैसिलिटीज़ से पहले आपको समझना पड़ेगा कि की क्वेश्चन क्या है ना। वाई डज द हरियाणा हैव द हायर इनकम बट लोअर परफॉर्मेंस इन, है ना। क्योंकि हरियाणा के पास में पैसा तो ज़्यादा है बट लोअर परफॉर्मेंस किस में चल रही है, उसकी हेल्थ में चल रही है, एजुकेशन में चल रही है। इनकम इनकम इज़ अलोन अलोंग नॉट इनफ। थोड़ी आज मैं जल्दी में लेक्चर शूट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ क्वाइट लेट इन द नाइट। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का इशू था आज, दैट्स वाई। तो जो इनकम है वो अकेले ही ये नहीं बोल सकते कि इनफ है। ओके, इनकम एक एस्पेक्ट है। आप अलग अलग फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हो, जो चीज़ आप पहले यूज नहीं कर रहे थे वो चीज़ यूज कर सकते हो। बट उसके साथ साथ हेल्थ भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशन ऑफ इनकम क्या है। देखो अगर मैं बोलूँ मनी मल्टीपल थिंग्स यू कैन बाय, है ना। ऐसी हज़ारों चीज़ें जिनको आप पैसे के साथ में बाय कर सकते हो, बट यू कैंट बाय द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आप पहले 10,000 रुपीज़ कमाते थे, अब आप 1 लाख कमाने लग गए, अब आप 2 लाख कमाने लग गए। बट वैन यू आर लिविंग इन द दिल्ली तो पॉल्यूशन इज द बिग प्रॉब्लम। आपने देखा होगा सेफ मेडिसिन का मतलब क्या है। आज दिन हम देखते हैं कि आज घी में मिलावट कर दी, आज दूध कंटेमिनेटेड चल रहा है, साबुन से दूध बना रहे हैं। तो सेफ मेडिसिन इज अनदर प्रॉब्लम कि आप पे कर रहे हो जिस मेडिसिन के लिए वो सब स्टैंडर्ड ना हो। डिजीज़ प्रोटेक्शन, कोरोना आया था आपको याद होगा। तो क्या आप ये सारी चीज़ें पैसे से खरीद सकते हैं? नो। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का आपकी सैलरी से कुछ लेना देना है ही नहीं। जब तक सारे लोग एक ऐसा बिहेवियर ना अपनाएं जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ऐसी हज़ारों चीज़ें जो आप पैसे के साथ में नहीं कर सकते। जैसे सम सर्विस नीड द कम्युनिटी एफर्ट। कम्युनिटी एफर्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे एक स्कूल बनाना है, क्या मैं अपने अकेले बच्चे के लिए स्कूल बना सकता हूं? हाँ, US में होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, बट मैं अपने बच्चे की स्टडी अपने घर पे करा रहा हूँ। इंडिया में भी होम ट्यूशन चलता है, दिस इज नॉट अ बिग डील, बट अ मेन थिंग इज दैट
कि मैं अपने अकेले बच्चे के लिए स्कूल नहीं बना सकता। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, दिस इज़ अ क्वाइट बिग एंड रेपुटेटेड स्कूल, तो वो जो है वो एक कम्युनिटी रिसोर्स है, वो पूरी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। आप एक अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बना सकते। तो अगर मैं बात करूँ पब्लिक हेल्थ की, क्लीन सराउंडिंग की एंड एजुकेशन की, ये सारे के सारे कम्युनिटी एफर्ट्स से होंगे। मैं तो सफाई करता हूँ बट मेरा पड़ोसी डेली रोड पे जाके कूड़ा फेंकता है, इसका मतलब मेरा जो एफर्ट है वो लॉस हो गया। उसके लिए आपको अच्छा सा सिविक सेंस चाहिए, जो आजकल लोगों में क्या है, कम है। तो आपको दूसरी चीज़ समझ में आएगी, पब्लिक फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिटी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी भी वो अपनी बात को साबित करना चाह रहा है कि सिंपली और सिंपली पैसा ही इनफ नहीं है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल रियलिटी ऑफ बिहार। जैसे 1/3 स्कूल बच्चे जो हैं, जो हमारी पहले बात हुई थी, 1/3 स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन between 15 to 17 year is not in school. Lack of facilities, so poor development despite of the income factor. जैसे मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। किसी टाइम पे वहाँ पे नालंदा थी, किसी टाइम पे वहाँ पे मौर्य एम्पायर था। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री का, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किसी ज़माने पे जो पटना है, जो आज बिहार की राजधानी, जो कभी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। तो आज वो इतना डिग्रेड कैसे हो गया कि किसी भी ख़राब एग्जाम्पल के लिए हम उसको कोट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे एक रिसर्च होने लायक टॉपिक है, आप भी चाहें तो इसके बारे में सर्च करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ओके, इसके लिए आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब उसका एक बहुत बड़ा रीज़न देखिए, मैंने यहाँ पे एक न्यूज़ को कोट किया, टेक दिस टॉयलेट सीट, एडमिट माई डॉटर, फादर पील कॉल आउट अ 67 ईयर वैन ऑन द गर्ल्स इन द यूपी कॉलेज। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉयज़ को स्कूल भेजने के लिए कम फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पर गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो सिंपली गर्ल्स वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं कर सकती। ओके, तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराओगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। एजुकेशन की मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, सबसे पहले गवर्नमेंट का जो क्रूशियल रोल होता है वो स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, सिक्योरिटी बनाने में। अब देखिए, आप इन क्लासेस की कंडीशन देखिए, ये बच्चे ओपन में बैठे हुए हैं, पीछे आप दीवारों की कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो गेट तक नहीं है ना। ये सारी पिक मैंने नेट से रैंडम उठाई हैं, देखो मुझे नहीं पता किस स्कूल के पिक्स हैं। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा मोटिव बस ये है कि मैं ये दिखा सकूं कि गवर्नमेंट को और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इसमें लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज की डेट में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। तो अब तक आपने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी आने वाली है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत खास रोल होने वाला है। कलेक्टिव प्रोविजंस, चीपर एंड इफेक्टिव, उसने फिर क्या बोला है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में सबसे पहले तो कलेक्टिव प्रोविज़न होना चाहिए। हम सब क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, और जब हम टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, एजुकेशंस बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, उसके साथ में चीपर एंड इफेक्टिव। आपको ये चीज़ें सोसाइटी के उस तबके के लिए बनानी है जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ में आया, हम तो हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस सोसाइटी में जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि टैक्स पेयर्स की मनी से हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ लगातार बनानी पड़ेगी, ताकि क्या हो सके, लोगों के हाथ में एजुकेशन और अच्छी हेल्थ आ सके। देखो, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन से लोगों में स्किल्स आएगी, तो फ्यूचर में उनकी इनकम में इंक्रीज होगी, और जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उस हेल्थ की वजह से क्या होगा, वो सिंपली ज़्यादा काम कर पाएगा। जैसे मैं बात करूँ पर्सन ए और पर्सन बी की, ठीक है। पर्सन ए एक ऐसा पर्सन है जो हेल्दी है, पर्सन बी एक ऐसा पर्सन है जो हेल्दी नहीं है। अब ये क्या करेगा, महीने में 4 छुट्टी ले लेगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको 4 डेज का तो एक्स्ट्रा वो मिल रहा है पे, और इसकी वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि जब ये पर्सन नहीं आएगा तो इसकी जगह पे कोई ना कोई तो काम करेगा ना। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ के बाद में एग्जाम्पल केरला का, कि यहाँ पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। वाई? बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बेटर एजुकेशन सिस्टम है। अब एजुकेशन सिस्टम से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या लेना देना, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत क्लियर सी, कि जब फीमेल एजुकेटेड होगी तो वो अपनी डाइट का ख्याल रखेगी, जब वो अपनी डाइट का ख्याल रखेगी तो उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी हेल्दी पैदा होंगे।
तो एक एजुकेटेड फीमेल कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। तो दैट्स वाई एजुकेशन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द हेल्थ, है ना। एक एजुकेटेड आदमी अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस होगा, है ना। कंक्लूजन क्या है, रियल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इनकम, पब्लिक फैसिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस। देखो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, रिफाइन होती जा रही है। टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, रिफाइन होती जा रही है। और कलेक्टिव डेवलपमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अगर आप कलेक्टिव डेवलपमेंट करोगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ को बनाओगे तो क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ पब्लिक फैसिलिटी, इससे ज़्यादा हमको कुछ पढ़ाना नहीं है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में जब हम आगे जाएंगे तो आता है क्या, आपका वही एडुफाई चैलेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक फैसिलिटीज़। देखो जब आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे ना, तो सिंपली उससे आपकी नॉलेज तो बूस्ट होगी, जो आपने पढ़ा है वो भी क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ है? नहीं। क्या आपका सेल फोन पड़ोसी उठा सकता है? नहीं। बेटा यहाँ तो मम्मी पापा भी उठा लें तो बहुत सारे बच्चों की ना जान गले में आ जाती है कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, आज तो घर में आखिरी दिन होगा। वो तो बोरिया बिस्तर तय करके भागने का सोचते हैं। कार भी नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी नहीं है बेटा। प्राइवेट हाउसेस नहीं हो सकते, मेरा घर है, गवर्नमेंट का क्या लेना देना, तो एक ही बचता है क्या, गवर्नमेंट स्कूल। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये भी नहीं हो रहा तो फिर से लेक्चर देखो, फिर मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो बात दूर तक जाएगी, ठीक है। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, दिस इज अ रिपोर्ट विच collectively measure the development. Once you raise is even through the level of the income is important yet, है ना। तो इसमें अलग अलग चीज़ों को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, एक बार आप देख लेना, इसमें से एक MCQ पक्का आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द UNDP। कौन इसको पब्लिश करता है बेटा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। उसमें क्या है बेटा, एक तो इनकम को लिया है, एजुकेशन को लिया है और हेल्थ को लिया है। इसके अलावा इसमें से आपको कुछ भी रीड नहीं करना, केवल UNDP बनाता है, उसमें कौन कौन से 3 मेजरमेंट हैं, वही मेजरमेंट है। याद करो पुरानी बातें, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि सिंपली क्या है, अगर आपको टीम बनानी है तो लोगों की हाइट देखनी पड़ेगी, बच्चों की भागने का तरीका देखना पड़ेगा। शशि थरूर और श्रेया घोषाल मैम वाला एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। तो UNDP बनाती है और 3 इसमें क्या है, वो है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग ऑफ द चैप्टर, सस्टेन डेवलप्ड कंट्री ग्रोथ टू कंटिन्यू बेनिफिट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आपको क्या करना है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नीड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज वांट, कि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्री का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, पता नहीं है मैंने जल्दी जल्दी में कैसे लिख दिया। इसमें क्या है कि ग्रोथ तो होनी चाहिए, लगातार आपका ग्रोथ का ग्राफ क्या जाए, ऊपर जाए। तो ग्रोथ करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि सिंपली फ्यूचर जनरेशन पर इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्नीचर बनाना है, मैं फर्नीचर वाला बन गया, अब मैंने लकड़ी काटना शुरू किया बेटा। अब मैंने उस स्पीड से लकड़ी काटना शुरू किया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पेड़ ही नहीं बचे, तो ऑक्सीजन नहीं बची, पूरी जनरेशन खराब हो गई। तो मुझे उस हिसाब से लाइफ को जीना है, उस हिसाब से डेवलपमेंट करना है कि फ्यूचर जनरेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं चीज़ों को बचा पाऊँ, ठीक है। अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स नहीं बचेंगे, एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट करंट डेवलपमेंट मी नॉट बी सस्टेनेबल। द मेन थिंग इज दैट कि जो हम फ्यूचर में सस्टेनेबल कर रहे हैं, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हीट वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर काटना, हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल है ही नहीं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, लगातार कैटास्ट्रॉफी आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, वनों में आग लग रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ, साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि द मिड 20th सेंचुरी साइंटिस्ट वार्न ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, एनवायरमेंट डैमेज एंड प्रेजेंट मॉडल इज रिस्की। उन्होंने बोला है कि जो आपका प्रेजेंट मॉडल है, आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, ओवर यूज, उसे एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, और प्रेजेंट मॉडल जो है रिस्की है। क्या हो सकता है, पूरी पूरी अर्थ ग्लोबल वार्मिंग में जा सकती है, यानी टेम्परेचर राइज होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल और हिमालय की जो स्नो है वो मेल्ट कर जाएंगी। वो जब सारी की सारी स्नो ओशन में जाएगी तो ओशन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, घंटों हम इस पर बात कर सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। बट मैन थिंग इज दैट कि आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट मॉडल है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल। आपको ग्रोथ की स्पीड को नहीं रोकना है, आपको चीज़ों को सस्टेनेबल बनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करो,
हम बोल रहे हैं कि आप सोलर पैनल का यूज करो, हम बोल रहे हैं आप विंड एनर्जी का यूज करो। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल्स को समझो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए जो भी लेक्चर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, वो वाला मैं आपके पिन कमेंट में डाल दूंगा और आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उस पर जाके रिसोर्स वाले चैप्टर को देख सकते हो। उससे आपको ये वाला जो पॉइंट है वो और अच्छे से समझ में आएगा कि रियल में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है। कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली, एयर है हर दिन आपको न्यू मिलेगी, सनलाइट आपको हर बार न्यू मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर आप ओवर यूज करोगे तो वो रिप्लेनिश हो जाएगा। अब इसमें समझने का ट्राई करो, मैंने क्या लिखा है, ओवर यूज इज ग्रेटर देन अ रिप्लेनिश्ड, लीड टू द डिप्रेशन। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी अगर आप यूज ज़्यादा गंदे तरीके से करो तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया। अब आप बोलोगे सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बार बार न्यू हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर भी क्या होने लग जाएगा, डिप्लीट होने लग जाएगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड स्टॉक ऑन अर्थ। जैसे आपके पास में कोयला है, उसका लिमिटेड रिसोर्स है, आपके पास में जो पेट्रोलियम उसका लिमिटेड रिसोर्स है, अगर आपने उसको यूज कर लिया तो आपके पास में कुछ बचेगा नहीं। दूसरा, इनको जब आप जलाते हो तो आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। देखो इस वाले ट्रेल को देखो, ये क्या है, कोल पावर प्लांट है। कोल पावर प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन हो रहा है। तो कोल और पेट्रोलियम क्या है, वंस यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड, है ना। अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप इसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। एनवायरमेंटल डैमेज अफेक्ट ऑल कंट्रीज, नो बाउंड्रीज। आप सोचो कि इंडिया के लोग अच्छी लाइफ स्टाइल अपना लें तो बाहर के लोगों की भी जीवन अच्छी हो जाएगी, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इसके लिए सॉल्यूशन भी इंटरनेशनल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूएन का पिक बनाया है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आगे आना चाहिए। वैसे आजकल इनका कुछ यूज़ रह नहीं गया है, लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं फिर भी रोक नहीं पा रहे। तो इसके लिए क्या चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, साइंटिफिक एफर्ट्स चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन क्या है, जो कंट्री ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ज़्यादा कोयला जला रहे हैं, वो कम कोयला जलाएं, और साइंटिफिक एफर्ट हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे क्या हो सके, हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। उसके अलावा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बहुत सिंपल है, डेवलपमेंट इज़ द कंटिन्यूस डिबेट व्हाट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव। यानी जो डेवलपमेंट है एक कंटिन्यूस डिबेट है, हम हमेशा करते रहेंगे जब तक अर्थ है। एक आखिरी दिन आएगा कि जब कोई उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराएगा और मानव जाति का आखिरी दिन होगा। उस रात को भी किसी रूम में किसी चाय के साथ लोग डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे होंगे, कभी रुकेगा नहीं। आज आप स्टूडेंट हो, कल आप इंजीनियर हो गए, आप आईएएस हो गए, आप डॉक्टर हो गए, डेवलपमेंट कभी रुकने वाला नहीं है। बट हाँ, डेवलपमेंट के साथ में इक्वलिटी होनी चाहिए, पीस ऑफ लाइफ होनी चाहिए, आपकी लाइफ अच्छे से कटनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वलिटी, डिग्निटी, नॉलेज, है ना, क्योंकि हर लेक्चर नॉलेज को तो सेलिब्रेट कर रहा है। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट। आप पूरे दिन अच्छे से काम करो और शाम को आपके पास एक फैमिली हो जिसके साथ में आप थोड़ा बहुत मी टाइम बता सको, दिस इज़ द डेवलपमेंट। जहाँ पे पूरी सोसाइटी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करती हो, दिस इज़ द डेवलपमेंट। जहाँ पे हमारे बच्चे अच्छी सी हवा में सांस ले सकें, दिस इज़ द डेवलपमेंट। क्राइम रेट कम हो, दिस इज़ द डेवलपमेंट। मल्टीपल थिंग्स वी कैन कंसीडर एज द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट में वही एडू 5 चैलेंज, एंड उसके बाद में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बेसिकली आई completed माई स्टडी फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो देयर सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू कैन फेस इन माई प्रोनाउंसिएशन, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो जस्ट वर्क विद दैट। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉमेंट कि सर ऑन दिस पॉइंट मुझे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, आई विल गिव यू रिप्लाई इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर माई व्हाट्सएप नंबर वेरी सून, ठीक है। तो इनकी इंक्रीज इनकम रैपिडली हो ही नहीं सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पैसे की बात नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट में बात नहीं तो सस्टेनेबल की क्या होगी। क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत, लगातार होने वाला। डेवलपमेंट मतलब जिससे कोई इफेक्ट ना आए। यूज रिसोर्सेज विदाउट लिमिट बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता, लिमिट्स के साथ में यूज़ करना है। मीट प्रेजेंट डे नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, बिल्कुल सही है। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है, सी। तो दिस इज़ अ लास्ट एंड फाइनल स्लाइड। फाइनली ये लेक्चर खत्म हो गया। अब वेरी सुन वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हिस्ट्री मेरा कोर सब्जेक्ट भी है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि मैं आपको ज़्यादा नॉलेज ना दूँ और जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करा दूँ।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो लाइफ काफ़ी अनसर्टन है, ओके, हम सब के पास में लिमिटेड टाइम है, तो हम अर्थ पे प्रोग्रेस करने आए हैं, डेवलपमेंट करने आए हैं, बट उसके साथ साथ हमारी और भी नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसको आप सेलिब्रेट करते रहो, नॉलेज को सेलिब्रेट करते रहो, स्टडी को सेलिब्रेट करते रहो, सेलिब्रेट द लाइफ। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।